ठीक है, सभी आ जाओ। हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी फिर से। जहाँ तक हुआ था उसके आगे शुरू करेंगे। मैसेज चेक कर लूँ, जिसको आवाज़ की कोई समस्या है तो एक बार देख लो, मैसेज कर दो। क्लास जस्ट मैं तुरंत ले रहा हूँ। आवाज़ का अगर किसी को कोई इश्यू है तो देख लो एक बार। चलो, बहुत कम लोग ऑनलाइन हो, वापस आ जाओ जो लोग ऑनलाइन आ रहे हो। चलो, मैं मैसेज देख रहा हूँ। हाँ, किसी का आवाज़ मैसेज अभी नहीं आया है। अगर आवाज़ की समस्या रही तो एक बार बताना, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम पहुँच गए थे। उत्तर वैदिक काल का बेसिक इंट्रोडक्शन देख भी लिए थे, उसके राजनीतिक जीवन को भी पढ़ लिए थे। अब धीरे से आ गए हैं सामाजिक जीवन पे, ठीक है। सामाजिक जीवन पे आ गए थे। आवाज़ सबको क्लियर है ना? एक बार बता देना। खैर आप लोग बिजी हो, शायद नहीं बताते हो। चलो, हो गया सबका? आगे बढ़े। चलो, तो उत्तर वैदिक काल की हमने शुरुआत की थी। उत्तर वैदिक काल का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने वहाँ पे 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। हमने ये देखा था कि वहाँ पे लोहे का आविष्कार भी अब धीरे से इस काल में क्या है, हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या देखे थे? वहाँ का राजनैतिक जीवन देखे थे। राजनैतिक जीवन में हमने क्या देखा था? राजा की शक्ति में वृद्धि हो गया था और राजा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। और बेसिक से कुछ इंट्रोडक्शंस थे, उसको कर लिए थे। क्लियर है? तो राजनीतिक जीवन खत्म हो गया था। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा में। क्लियर है? सामाजिक दशा में भी जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार इस समय भी क्या था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था और पिता की जिम्मेदारियां जो थी वो ज्यादा थी और पिता के नाम से क्या होता था, लोगों को पहचाना जाता था। क्लियर है? अब यहां पे क्या हुआ, कुल बोलते हैं ना, तुम किस कुल के हो, कुल का क्या हुआ, यहाँ पे सृजन हुआ। और कुल के सृजन के साथ ही साथ यहाँ पे एक और नया चीज क्या हुआ, ऋग्वेद काल में हमने क्या देखा था, ऋग्वेद काल के पुरुष सूक्त के दशम मंडल में बस ये देखा गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जब हम धीरे से पहुंचे ना, तो क्या हुआ, ये धीरे से ये इस विभाजन था ना, अब विभाजन धीरे धीरे आगे बढ़ना लगा। ठीक है, छुआछूत ये सब तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये था, जो यज्ञोपवी संस्कार ये सारी चीज होती थी ना, उससे शूद्रों को क्या रखा जाता था, अलग रखा जाता था। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, अब विभाजन हो गई थी स्पष्ट, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी, छुआछूत नहीं था, लेकिन कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। यहां तक सबको क्लियर है? चलो, कुछ बेसिक्स पॉइंट है, अगर लिख रहे हो तो जल्दी से बोर्ड में लिखते जाना, स्क्रीनशॉट करते जाना। प्रथम बार कुल का उल्लेख हुआ इस काल में। उल्लेख, ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था यहां पे। पितृसत्तात्मक समाज था। तीसरा, जाति व्यवस्था क्या हुआ था, जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी। पर कठोर नहीं थी। ठीक है, चौथा, यज्ञोपवी संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। शूद्रों को नहीं था। क्लियर हो गया?
चलो, अब इस काल में सामाजिक जीवन की बात हमने पढ़ा। प्रथम बार कुल का प्रयोग हुआ। पितृसत्तात्मक समाज की क्या हुई? पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई। पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई। जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ चुकी थी पर कठोर नहीं थी। यज्ञोपवी संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। चलो, अब उत्तर वैदिक काल में एक नया चीज भी हुआ। उत्तर वैदिक काल में एक ऐसी स्थिति भी आ गई जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय है ना, इसको लिख लेना। क्षत्रिय जो थे उन्हें ब्राह्मणों के समकक्ष भी स्थान प्राप्त था। कहीं कहीं पर, है ना, ऐसा नहीं कि हर जगह में, कहीं कहीं पे क्षत्रियों को ब्राह्मणों के समतुल्य स्थान भी क्या था? प्रदान था। अब इसकी एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में नई व्यवस्था जो आती थी वो थी गोत्र व्यवस्था। ठीक है, जो कि अभी तक चली आ रही है। क्लियर है सबको? गोत्र व्यवस्था क्या होता है? आज भी आप लोग ऐसा है कि हम जाते हैं शादी के लिए, जब कुंडली मिलाते हैं तो हम गोत्र पूछते हैं। ठीक है, और अगर समजातीय गोत्र होता है तो क्या होता है? विवाह प्रतिबंधित होता है। तो उत्तर वैदिक काल में भी गोत्र व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, और समजातीय गोत्र व्यवस्था अगर एक ही गोत्र के होते थे तो वहां पे विवाह क्या हो गया था? निषेध हो गया था। और ऋग्वेद काल से जब हम उत्तर वैदिक काल में आ गए थे तो क्या हो गया था? जाति परिवर्तन करना कठिन हो गया था। यहां तक क्लियर है? लिख लो, गोत्र व्यवस्था का अस्तित्व आ गया था। अपने वर्ड में लिख लेना, गोत्र व्यवस्था का अस्तित्व आ गया था। और सातवां क्या था? जाति परिवर्तन कठिन हो गया। जाति परिवर्तन कठिन हो गया। क्लियर है? जाति परिवर्तन कठिन हो गया। यहां पे सबको क्लियर है? स्क्रीनशॉट जो कर रहे हो कर लो तुरंत। चलो, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है स्त्रियों की दशा, है ना? स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। ठीक है, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। ठीक है, स्त्रियों की दशा। अब क्या हो गया था? जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने क्या देखा था? स्त्रियों को एक बहुत अच्छा ओहदा मकाम प्राप्त था, है ना? ये चीजें अभी थोड़ा सा बोर लग रहा होगा आप लोगों को, लग रहा होगा कि ये कहानी टाइप चल रहा है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट्स कहीं ना कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो थोड़ा सा कनेक्ट रहो और आप जो चीज़ क्लास में हो रही है उसको रटो। ये मत सोचना कि बाद में पढ़ेंगे तो रटा जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक जैसे दिखती है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स के फर्क रहते हैं, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन में गलती मत करना। चलो, हमने ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा पर चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को क्या था? पुरुषों के साथ यज्ञों में सम्मिलित होने का क्या था? अधिकार था। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का, स्त्रियों को नृत्य संगीत सीखने का क्या था? अधिकार था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुंचे तो स्त्रियों के अधिकारों में क्या हो गया? धीरे 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 गिरावट आनी क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक है, सभा समिति विदत, ये तीनों में हम क्या देखे थे? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो क्या हुआ? सभा और समिति को तो क्या कर दिया गया? खत्म ही कर दिया गया। तो धीरे धीरे राजनीतिक जो उनका था पकड़ स्त्रियों का, वो भी क्या हो गया? कम हो गया। स्त्रियों का क्या हो गया? उनके हालात में गिरावट आनी यहां से शुरू हो जाती है। क्लियर है? यहां पे स्त्रियों की दशा में एक पॉइंट बस लिख दे रहा हूं, स्त्रियों की दशा में गिरावट, आप उसको लिखते जाना। दशा में गिरावट क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। दशा में गिरावट प्रारंभ हुआ। स्त्रियों की दशा में गिरावट प्रारंभ हुआ। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। इस समय भी सती प्रथा
बाल विवाह ये सब प्रचलन में नहीं आया था, है ना। जो ऋग्वेद काल में जो था कि यहाँ पे सती प्रथा का हमको प्रमाण नहीं मिलता है, बाल विवाह का प्रमाण नहीं मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में भी क्या हुआ, सती प्रथा और बाल विवाह का प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन बहुपत्नी विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह यहां पे क्या हो गया, होने लगा। उत्तर वैदिक काल में एक क्या डिफरेंस आया, उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस आया, बहुविवाह, विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह प्रारंभ हो गया। सबको पता है, लिख लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, बाल विवाह और सती प्रथा नहीं थी इस समय भी, लेकिन तीन चीज शुरू हो गई थी। वे क्या थी, विधवा विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह और अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह क्या हो गया था, प्रचलन में आ गया था। तीसरा एक और पॉइंट लिखो, शैक्षणिक, स्त्रियों की शैक्षणिक और राजनीतिक दशा में क्या आया, गिरावट आया। ठीक है, स्त्रियों की शैक्षणिक और राजनीतिक दशा में भी क्या आया, गिरावट आना प्रारंभ हो गया। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो, जिसको अच्छा उधर जगह, ठीक है, ठीक है। अब हम ऋग्वेद काल से इसमें आ गए थे उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था आपने सुना होगा। हम अभी क्या पढ़ते हैं, हम 4 आश्रम व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। कौन कौन सा है, किसी को याद है, किसी को याद है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो यहां पे याद करने वाली बात क्या है, जब उत्तर वैदिक काल आया तो आश्रम व्यवस्था का क्या हुआ, विस्तार हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल और केवल 3 आश्रमों को क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। और वो 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। सन्यास आश्रम को किसमें, उत्तर वैदिक काल में महत्व नहीं दिया गया था। याद रखना, उत्तर वैदिक काल में केवल और केवल 3 आश्रमों को क्या दिया गया था, महत्व दिया गया था। सन्यास आश्रम की महत्ता जो थी उत्तर वैदिक काल में क्या थी, शून्य थी। क्लियर है। और यहां पे एक ये याद रखना, आश्रम व्यवस्था करके आप जो हेडिंग डाले हो, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था करके जो आप हेडिंग डाले हो उसमें लिख देना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की महत्ता थी। दूसरा, सन्यास आश्रम को महत्व नहीं दिया गया। और तीसरा, जबालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रम का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये लिख लो फैक्ट वाला, जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। हो गया सबका, जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। एक बार देख लो आश्रम व्यवस्था को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ की महत्ता थी, सन्यास आश्रम को महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है। और जबालोपनिषद में चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सबको क्लियर हो गया। चलो अब लिखो पुरुषार्थ, हेडिंग डाल लो
पुरुषार्थ, हेडिंग डाल लो पुरुषार्थ, बस एक लाइन है लिख लो पुरुषार्थ। जो देख के लिख रहे हैं पुरुषार्थ, क्लियर है? इसको लिखो, इसका उद्देश्य, पुरुषार्थ में लिखो इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य। मैं बोर्ड में शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, याद रखना। इसका उद्देश्य मनुष्य के इसका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक, इसका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक, मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुख के मध्य तालमेल करना है। पुरुषार्थ का क्या था महत्व? मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुख के मध्य तालमेल करना, इसका क्या था? कार्य था, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी थी? 4 थी। इसकी संख्या कितनी थी? 4 थी। इसकी संख्या कितनी थी? 4 थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबको क्लियर हो गया? ये फैक्ट वाली चीज है। ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो सिर्फ फैक्ट वाली चीज लिखने वाली बचा है। हो गया? इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट जिसको करना है कर लो। चलो मिटा रहा हूं। अब हेडिंग डाल लो आर्थिक जीवन या आर्थिक दशा। जो डालना है आपको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक जीवन या आर्थिक दशा, क्लियर है सबको? आर्थिक जीवन या आर्थिक दशा। हमने राजनीतिक पढ़ लिया, सामाजिक पढ़ लिया, आर्थिक पढ़ेंगे। आर्थिक के बाद धार्मिक को एक लाइन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट वाले पॉइंट है जिनको नोट कर लेंगे, ठीक है। जो किसी ना किसी एग्जाम में आया है उनको एक साथ कलेक्ट करके मैं पॉइंट में बना दिया हूं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन? सीधा महाजनपद काल में आ जाएंगे। चलो आर्थिक जीवन लिखो। अब जो अभी क्या हुआ था, हम वैदिक काल से हम जब उत्तर वैदिक काल में आए तो हम क्या करते थे? जुताई जो थी लकड़ी से करते थे। लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ के क्या हुआ? लोहे का आविष्कार हो गया। तो इस समय हम क्या करने लगे? लोहे का धीरे से क्या करने लग गए? उपयोग करने लगे, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग जो लोहे का कृषि में रहेगा वो हम महाजनपद काल में करेंगे। अभी लेकिन उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग क्या हो गया था? शुरू हो गया था। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट क्लियर है? लोहे का आविष्कार तो इस काल में हो गया था, लेकिन इसका जो एकदम एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला जो यूज रहेगा वो महाजनपद काल में होगा। अभी क्या था? लोग लकड़ी के हल बनाते थे, तो अब लकड़ी के हल के साथ साथ क्या कर दिए? लोहे का हल भी बनाने लगे। तो कृषि में क्या हुआ? विस्तार हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? लोहे का जो यहाँ पे जानकारी मिली थी उत्तर वैदिक काल में, तो मुख्यतः लोहे को अस्त्र शस्त्र के रूप में यूज करते थे, हल के रूप में थोड़ा सा कम करते थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या बोलते थे? कृष्ण अयस्क। क्लियर हो गया? उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। क्लियर है? उसके बाद क्या होता था? लोहे को जो आविष्कार यहां पे हो गया, लोहे वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब हम आते हैं विनिमय प्रणाली, ठीक है। अभी भी वो वैसा समान था कि वस्तु विनिमय का प्रचलन अभी भी था। मतलब मेरे से इतना चावल ले लो, उसके बदले में मेरे को इतना दाल दे दो। मेरे से इतना गेहूं ले लो, उसके बदले में मेरे को इतना ये दे दो। तो ये वस्तु विनिमय कहलाता है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रचलन में था, लेकिन उस जमाने के
तीन वो भी मिलते हैं हमें सिक्के, ठीक है, तीन सिक्के भी मिलते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यहां पे वस्तु विनिमय के साथ साथ सिक्कों का प्रचलन भी क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। आस्थाप्रज, पाद और शतामान, ये तीन सिक्कों के नाम थे। निष्क विनिमय की इकाई अभी भी थी, ठीक है। आस्थाप्रज, पाद और शतामान तीन सिक्के थे, और उसके अलावा निष्क जो थी विनिमय के प्रणाली के रूप में भी यूज की जाती थी, लेकिन विनिमय, वस्तु विनिमय क्या था यहां पे, इस समय भी प्रचलित था। क्लियर हो गया यहां पे, इतना आर्थिक दशा समझ में आया। मैं की पॉइंट्स को बस लिख रहा हूं, जो देख के लिख रहे हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है। लाइन से मैं जो पॉइंट बोला हूं उन्हीं को एक बार लिख रहा हूं, सुनते चलें और लिखते चलें, अगर किसी का छूट गया है तो, ठीक है। क्या हो गया था, लोहे का उपयोग कृषि के रूप में, लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग लकड़ी के साथ हल के रूप में, हल के रूप में प्रारंभ, ठीक है, यहां से प्रारंभ हो गया था। दूसरा, लोहे को क्या बोलते थे ये लोग, कृष्ण अयस्क बोलते थे, कृष्ण अयस्क बोलते थे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लोहे को कृष्ण अयस्क किस काल में कहा जाता था, तो याद रखना, लोहे को कृष्ण अयस्क क्या किस में काल में, कि उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली अब भी थी। साथ में हमें क्या मिला है, यहां पे सिक्के भी मिले हैं। कौन कौन से थे, शतमान, इसी को शतमान भी लिखा है एक जगह, ध्यान रखना। और आस्थाप्रज, ठीक है, शतमान, आस्थाप्रज, ठीक है। और याद रखना एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तीनों सिक्के कैसे थे, ये तीनों सिक्के क्या थे, स्वर्ण सिक्के थे। ये तीनों सिक्के स्वर्ण सिक्के मतलब सोने के बने थे, क्लियर है। ये तीनों सिक्के क्या थे, स्वर्ण सिक्के थे, क्लियर है। अभी भी क्या था, निष्क माप की इकाई थी, माप की विनिमय की दोनों ही लिखा है, आप माप की इकाई लिख लो। क्लियर हो गया सबको। तो यहां पे आर्थिक जीवन भी हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन को मैं मतलब लिखा नहीं रहा हूं क्यों, इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है अभी फिलहाल में कि आपको प्री में ऐसा कुछ पूछे, लेकिन धार्मिक जीवन का आप ये याद रख लो, जब हम ऋग्वैदिक काल में थे तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण किया जाता था, आर्यों द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया जाता था, और जिस पर उनका कंट्रोल नहीं होता था उस चीज़ को क्या मान लेते थे, वो देवता मान लेते थे। जैसे पहाड़ देवता, पर्वत देवता, सूर्य देवता, मेघ देवता, ऐसे करके जिसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था उसको क्या मानते थे, देवता मान लेते थे। और देवताओं को इन्होंने तीन कैटेगरी में रखा था, आसमान के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, देवताओं को तो उन्होंने माना, लेकिन देवताओं की जो पोजीशन थी उन्होंने उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग के हिसाब से परिवर्तन किया गया, ठीक है। पहले कोई देवता को बहुत महत्व दिया जाता था, तो अब इस उत्तर वैदिक काल में आने के बाद उस देवता के महत्व को थोड़ा सा कम कर दिया गया, किसी तीसरे देवता का महत्व क्या था, बढ़ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे बस यही परिवर्तन आया और ऐसा कुछ नहीं। और याद रखना ब्रह्मा का स्वरूप जो था और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब पूरे जगत का वो उद्गाता, जगत के पूरे निर्माण करता इस रूप में देखे जाने लगा, ठीक है। हिरण्यगर्भ कहा गया उन्हें, ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे कहा गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो धार्मिक वाले जीवन को आप अभी मत लिखो तो भी चलेगा, आर्थिक जीवन आपने लिख लिया, चलो इसको अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उत्तर वैदिक काल खत्म हो, क्योंकि अभी हमारे पास हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना,
प्राचीन सबसे बड़ा हो जाता है और आधुनिक सबसे बड़ा हो जाता है। मध्यकालीन आपका खत्म हो जाएगा जल्दी, और मध्यकालीन पढ़ने में आपको मजा भी आएगा क्योंकि वहां राजा महाराजा, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, विजुअलाइज होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको चीजों का एज इट इज रटना है। चलो, इवन हमारा प्राचीन भी अब इंटरेस्टिंग होगा महाजनपद काल शुरू होने के बाद से। अभी सिर्फ हम फैक्ट वाली चीज को रटते हुए चल रहे हैं। तो ये धार्मिक जीवन भी हो गया। अब एक चीज लिखना, सूत्रकाल, हेडिंग डाल लो, सूत्रकाल। सूत्रकाल हेडिंग डालोगे तो डाल लो सूत्रकाल, और इसको सुनो और अपने मन से लिख लेना, है ना। सूत्रकाल, सूत्रकाल वो काल था, उस काल को बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल के अंदर ही एक ऐसा पीरियड आया था जिसमें इस चीज़ को महसूस किया गया कि जो हमारे वेद हैं, उनके आरण्यक हैं, जो उनके उपनिषद हैं या कुछ साहित्य हैं, उनको संजो कर रखने की ज़रूरत है, और उनको फिर से लिखना और उसको संजोने की क्या की गई, परंपरा शुरू की गई। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सूत्रकाल कहते हैं या सूत्र साहित्य कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको अगर लिख रहे हो तो लिख लो सूत्रकाल। मेरे को पता नहीं कितने मतलब बच्चे जो हैं बोर्ड देख के लिख रहे हैं, क्योंकि किसी का मैसेज नहीं आता है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो बच्चे हैं मेरी बात सुन के लिख रहे हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग सिर्फ बोल रहा हूं, बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं। क्लियर है, उनके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिख लो जल्दी से। सूत्रकाल वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे संक्षिप्त बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। सामान्यतः 6वीं शताब्दी से लेकर सामान्यतः 6वीं शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी के मध्य, सामान्यतः 6वीं शताब्दी से लेकर सामान्यतः 6वीं शताब्दी से लेके 3री शताब्दी के मध्य के समय को हम सूत्र का समय कहते हैं। सबसे पुराना सूत्र साहित्य गौतम सूत्र है। सबसे पुराना सूत्र साहित्य, सबसे पुराना सूत्र साहित्य गौतम सूत्र है। गौतम सूत्र है, सबसे पुराना सूत्र साहित्य गौतम सूत्र है, सबसे पुराना गौतम सूत्र है। और भी बहुत से सूत्र हैं जिनको मैं नहीं लिखाया हूं, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, ये सब भी हैं। धर्म सूत्र जिसमें हमको कैसे रहना है, हमें समाज में कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे उनको रखना है, उससे संबंधित सूत्र हो गया। शुल्व सूत्र ज्यामिति, गणितीय संरचनाएं और उनकी क्रिया, उनसे संबंधित, तो वो सब मत लिखो। सबसे पुराना ये था गौतम सूत्र, खत्म। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाओ स्मरणीय तथ्य पे। मतलब अब हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हम आधे ऐतिहासिक देख लिए हमने, उसके पहले प्राग ऐतिहासिक देख लिए, आधे ऐतिहासिक देख लिए और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम धीरे से पहुंच गए। हम क्या हो गया, हम सबसे पहले क्या किए, पाषाण वाला पूरा युग को पार कर लिए। पाषाण के बाद हम ताम्र वाले युग को पार कर लिए, और अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, लौह युग में पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ तक के हो गया। उसके बाद हम क्या, अभी हमने क्या शुरू किया, उसके बाद हम वैदिक काल को शुरू किया। वैदिक काल में भी हमने ऋग्वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया, उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब महाजनपद काल। क्लियर है सबको, महाजनपद काल इसके बाद पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद और उत्तर वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है, उनको 1 बाय 1 स्मरणीय तथ्य में मैं आपको लिखा रहा हूं। तो जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं कृपया लिखते जाएं, है ना। मैं उनको रिपीट करूंगा, अच्छे से लिखना, और उसके कीवर्ड्स को मैं बोर्ड में भी लिख दे रहा हूं। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया ग्रुप में या कहीं पे भी आप लोग मेंशन कर देना कि इतने बच्चे हैं जो साइन लैंग्वेज और बोर्ड को देख के लिखते हैं।
तो उस हिसाब से थोड़ा दिमाग में रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी कमेंट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग सिंसियर हो, पढ़ रहे हो भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं पता। एक महीने में किसी को कोई डाउट ही नहीं आया। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य लिखेंगे हम, और आप याद रखना ये महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जो है किसका है? वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है ना, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। इसमें आपको मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते जाना। जॉय, जॉय यानी आकाश को, ब्रैकेट में आकाश लिख लेना, ऋग्वैदिक देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वैदिक देवों में सबसे प्राचीन माना है। ये पॉइंट्स को याद से लिखना और याद भी करना ना, ये मत सोचना कि क्या लिखा रहे हैं करके। ये सारे एग्जाम्स में आए हुए पॉइंट को एक साथ कलेक्ट करके पॉइंट बना दिए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सोम यज्ञ का वर्णन है। दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट, ऋग्वेद में सबसे अधिक सोम यज्ञ का वर्णन है। सोम यज्ञ का वर्णन है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सोम यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। और इस वैदिक काल में ऐसा था, एक नया पॉइंट है, शायद आपको नया लगे, पिता अपने पुत्र को क्या कर सकता है? पिता बेच सकता है अपने पुत्र को। पिता बेच सकता है पुत्र को का उल्लेख मिलता है कहां से? वरुण सूक्त से, ठीक है। वरुण सूक्त से हमें यह पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता है, ठीक है। पुत्र मतलब संतान, इसमें लिख सकते हो। पिता अपने संतान को बेच सकता है, यह हमको किससे पता चलता है? वरुण सूक्त से पता चलता है। और हम बोलते हैं ना, मतलब जैसे जीवन साथी, ये अवधागिनी है, ये है, वो है, तो इसका सबसे पहले नारियों के लिए जो है अवधागिनी शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में अवधागिनी शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग। अवधागिनी का प्रयोग, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में अवधागिनी शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में किसी का मैसेज आया? यस सर, ज्वाइन करते हैं। ओके, ठीक है ना। आरजू शेख का भी मैसेज आया है, यस। यशस्वी का भी आया है, यस सर। ओके, ठीक है ना, अच्छा है। कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, है ना। इवन पर्सनल मैसेज भी कर दिया करो कि ये है करके, तो उस पर भी विचार कर लेंगे, है ना। ऐसे एकदम से आप लोग बिना कुछ बोले पढ़ोगे नहीं ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलो अब लिखो, चारों वर्ण के कर्मों की जानकारी। चार जो वर्ण है हमारे, चार वर्ण के कर्मों की जानकारी, कर्मों की जानकारी, चारों वर्ण के कर्मों की जानकारी कहां से मिलती है हमें? चारों वर्ग के वर्ण के कर्मों की जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। चारों वर्णों के कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमको किससे मिलती है? ऐत्रेय, सॉरी ब्राह्मण भी लिख लो, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है, ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। क्लियर हो गया? चारों वर्णों के कर्मों की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। उसके बाद लिखो, अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करते हैं। अथर्ववेद
कन्या के जन्म की निंदा करते हैं। कन्या जन्म की निंदा किसमें मिलती है हमको? अथर्व वेद में मिलती है। कन्या जन्म की निंदा हमें अथर्व वेद में मिलती है। एक और लिख लो, मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयिणी, थोड़ा सा आराम से लिखो। माँ में ए की मात्रा मैं, त्रा में ए की मात्रा त्रे, मैत्रे, या में छोटी की मात्रा यी, मैत्रेयी, और गणित वाला ड़ा में बड़ी की मात्रा मैत्रेयिणी। संहिता में मैत्रेयणी संहिता में मैत्रेयणी संहिता में नारी को, मैत्रेयणी संहिता में नारी को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मैत्रेयणी संहिता में नारी को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। ऐत्रेय में पुत्री के जन्म पे दुख को दर्शाया गया है। लेकिन इन सब से परे भी एक शतपथ ब्राह्मण है जहां पे विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है, वहां पे विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी महिलाओं का है ना, गार्गी, गंधर्व, गृहीता, ये सब का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्लियर है सबको? ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, लाइन से लिखते जाओ, ये स्मरणीय तथ्य में याद रखना है आपको। लिखो, शतपथ ब्राह्मण में ही, शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि के सभी तकनीकों का क्या है? उल्लेख है। कृषि के सभी तकनीकों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी तकनीकों का क्या मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये लाइन से पॉइंट्स है, इनको कैसे समझाए वाला नहीं है, इसको एज इट इज आपको लिखते जाना है, याद रखते जाना है। जैसे जय को ऋग्वेद में देवों में सबसे प्राचीन माना है, ऋग्वेद में सबसे अधिक सोम यज्ञ का वर्णन है, पिता अपनी संतान को बेच सकता है, हमें ये वरुण सूक्त से जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में अवधाग्नि का प्रयोग हुआ है। 4 वर्ण के कर्मों की जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। मैत्रेयणी संहिता में नारी को शूद्र और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, गंधर्व और गृहीता जैसे महिलाओं का उल्लेख है। और शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि के सभी तकनीकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लिखो, 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख, 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। क्लियर है? 3 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हो गया? फिर उसके बाद लिख लो, नीचे का दिखेगा, यम नचिकेता, यम नचिकेता, यम नचिकेता का उल्लेख या संवाद जो भी है उल्लेख कहां पे मिलता है? कठोपनिषद, कठोपनिषद में मिलता है। यम नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। और एक और लिख लो, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में रेवा, रा में ए की मात्रा रे, वा में आ की मात्रा मा, रेवा
के नाम से है। रेवा, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नाम से मिलता है। क्लियर हो गया? एक बार फिर देख लो, 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, यम नचिकेता का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नाम से है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नाम से है। ठीक है, अब आगे लिखते जाओ। अगला पॉइंट 12 है ना। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, एक निर्वासित और एक अनिर्वासित, निर्वासित और एक अनिर्वासित। अनिर्वासित मतलब जो बस्ती के अंदर रहते थे, निर्वासित जो नॉर्मल बस्ती से उनको बाहर रखा जाता था। तो पाणिनि ने इस प्रकार 2 शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वासित और एक अनिर्वासित। निर्वासित वो होते थे जिनको शहर में लोगों के बीच में रहने का क्या था, अधिकार नहीं था, अपशगुन माना जाता था, उनको बस्तियों से परे रखा जाता था, तो वो निर्वासित थे। और कुछ ऐसे भी शूद्र थे जो अनिर्वासित थे, उन्हें क्या था, बस्तियों में रहने का अधिकार था। ये पाणिनि के हिसाब से क्या था, शूद्रों का 2 हिसाब से वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? ये एक्चुअली दर्शन शास्त्र का टॉपिक है। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, इसका उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है, ईशोपनिषद में मिलता है। निष्काम कर्म का उल्लेख, निष्काम कर्म का उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है, निष्काम कर्म का उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है। ठीक है, यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है। यम नचिकेता की कहानी, यम नचिकेता किसमें है, कठोपनिषद में है। यम नचिकेता की कहानी किसमें है, कठोपनिषद में है। और इस काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इस काल में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन, विवाह का उल्लेख है या वर्णन है, का उल्लेख मिलता है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, मैं देख लूं। ठीक है, नरबली का प्रारंभिक साक्ष्य ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये एग्जाम में आया हुआ है। लिखो 16वां पॉइंट, नरबली का सर्वप्रथम उल्लेख, नरबली का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। 17 लिख लो, सत्यमेव जयते, ये व्यापम के और पीएससी दोनों में शायद आ चुका है। व्यापम का 100% श्योर हूं, पीएससी के पेपर में भी शायद आया है। सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर हो गया? हो गया सबका? चलो, यहां पे मान के चलो वैदिक काल को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।
वैदिक काल के यहाँ पे समापन की घोषणा करते हैं और उसके साथ में ही हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं किसका, महाजनपद काल का, है ना। तो चीजों को सुन लो, अपन आगे से सीधा लिखना शुरू कर देंगे जब आएंगे तो। महाजनपद काल क्या हुआ था, जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के आविष्कार के बाद उसका जब प्रयोग कृषि के तकनीक के रूप में करना शुरू किया गया, हल बनाया गया और हल का प्रयोग करने किया गया, तो एक कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, एकदम बूम आ गया, एकदम ज्यादा क्या हो गया, विकास हुआ, विस्तार हुआ। और ये विस्तार ऐसा हुआ कि जो जनपद थे ये सभी जनपद क्या हो गए, महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। और ऐसे ही 16 महाजनपदों का उदय इस